जय हिंद साथियों। 22 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का पहला एमसीक्यू आपके सामने है और आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कोलट्टम डांस ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड। तो आपको ये बताना है कि कोलट्टम डांस जो है, कोलट्टम डांस देखिए, ध्यान से नाम देखिएगा, कोलट्टम डांस जो है वो कहाँ पे ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है, किन स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, क्या नाम है? कोलट्टम डांस। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है केरला एंड कर्नाटका, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र एंड गुजरात, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, और लास्ट ऑप्शन है आपका ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो आपको ये बताना है कि कोलट्टम डांस जो है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये कोलट्टम डांस जो है वो परफॉर्म किया गया था विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डांस फॉर्म हो गया, कोई लिटरेरी फॉर्म हो गया, कोई बुक हो गई, या कोई अदर चीज़ हो गई, कोई मार्शल आर्ट फॉर्म हो गया, तो आपको वो सब याद रखना है, ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, या कोई फेयर हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलट्टम जो है ये फोक डांस है, कहाँ का? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है और तमिलनाडु का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है और तमिलनाडु का है। ठीक है, तो कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। क्या चीज़? कोलट्टम। ठीक है, कोलट्टम डांस जो है वो कहाँ है का है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का है। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा हैक बनाए हैं, वैसे आपको याद हो जाएगा, पर फिर भी एक छोटा सा हैक है कि याद रखिए, कल कल आके मिलना। ठीक है, कल आके मिल। ठीक है, कल आके मिल। ठीक है, कल आके मिल। ठीक है, कॉल से याद रखिएगा कोलट्टम, कॉल से याद रखिएगा कोलट्टम। आ के मिल मतलब आ से क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आ से है आंध्र प्रदेश और मिल से है तमिल। ठीक है, मिल से है तमिलनाडु। ठीक है, मिल से है तमिलनाडु। तो बोल याद रखिएगा, कल आके मिल और फिर खेलेंगे या करेंगे कोलट्टम डांस, या आप ऐसे याद रख सकते हैं, कल आ मिल के कोलट्टम डांस करेंगे। ठीक है, कल आ से क्या है? आ से है आंध्र प्रदेश, मिल के करेंगे कोलट्टम डांस। मिल क्या है? मिल है तमिलनाडु। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी, और आपको कुछ और इसके निटिग्रिटीज़ देखने हैं, कुछ फाइनल पॉइंट्स देखने हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, कि कोलट्टम डांस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो आपको याद रखना है, कल आके डांस, कल आके मिल। ठीक है, कल आके मिल फिर डांस करते हैं। ठीक है, कल आके मिल। ठीक है, आ से आंध्र प्रदेश, डबल ए से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, और मिल से एम आई एल, मिल से तमिल। ठीक है, तमिल देखिए, TAMIL है ना, ये MIL है, तो याद रखिएगा आके मिल तो तमिल, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट MCQ है साथियों आपके सामने, विच लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन रिसेंटली अर्नड द प्रेस्टिजियस लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। तो लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज किस लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन को मिला है, आपको ये बताना है। ठीक है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। ठीक है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम को, सेकंड ऑप्शन है ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लूनर गेटवे प्रोजेक्ट को, थर्ड ऑप्शन है इसरो के चंद्रयान मिशन को, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने रॉस्कोसमोस का लूना प्रोग्राम को। ठीक है, रॉस्कोसमोस का लूना प्रोग्राम लास्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो इन चारों में से, इन चारों लूनर मिशन में से किस मिशन को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है हमारा प्यारे भारत का इसरो का चंद्रयान मिशन। ठीक है, चंद्रयान मिशन। आप ये बताइएगा, हमने आपको एक ट्रिक से याद कराया था कि ये कब लॉन्च किया गया था, किस डेट को लॉन्च किया गया था, और किस डेट में ये मून पे लैंड हुआ था। आपको ये दोनों डेट बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज किसने जीता है, तो लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज जो है चंद्रयान मिशन ने जीता है। याद रखिएगा, किसने जीता है? लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, तो चंद्रयान मिशन ने जीता है। ठीक है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज कहाँ का प्राइज है, तो ये आइसलैंड का प्राइज है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी कभी थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पूछ लेते हैं, तो आपको तो बेस तो याद ही रखना है, मतलब बेसिक चीज़ें तो याद रखना है, थोड़ा और अगर डेप्थ में कुछ हम लोग को पता चल रहा है तो हम लोग को वो भी ध्यान दे लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें भी कोई, और इसी की तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जब हम लोग का जो सोचने का दायरा है, समझने का दायरा है, वो बृहद होगा, वो ब्रॉड होगा, तब जाके हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर पाएंगे और एग्जाम में अपने सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आइसलैंड जो है वही ये लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज देता है, और किसको दिया है, तो चंद्रयान को दिया है। ठीक है, चंद्रयान 3 जो मिशन था हमारा अभी, उसको ये दिया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन को ये लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज दिया गया है।
ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपसे स्कीम से रिलेटेड। तो आपको बताना है MSE स्पाइस स्कीम जो रैम्प प्रोग्राम के अंदर आई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ MSE स्पाइस स्कीम अंडर द रैम्प प्रोग्राम। तो रैम्प प्रोग्राम के अंदर जो MSE स्पाइस स्कीम आई है उसका उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही पूछा गया है एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से, तो हम लोग देख लेते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी इन MSMEs। सेकेंड ऑप्शन है सपोर्टिंग सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स विद क्रेडिट सब्सिडी। थर्ड ऑप्शन है एनकरेजिंग इनोवेशन इन MSME इंडस्ट्री। और लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर MSME। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो MSE स्पाइस स्कीम है अंडर रैम्प प्रोग्राम, तो वो किस चीज़ के लिए बनाई गई है या उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सपोर्टिंग सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स विद क्रेडिट सब्सिडी। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है आपका यही सही आंसर है। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री MSME मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है 3 सब स्कीम्स अंडर रैम्प प्रोग्राम। ठीक है, रैम्प प्रोग्राम के अंदर 3 सब स्कीम्स आई हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में रैम्प प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी 3 नई सब स्कीम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहली जो सब स्कीम है रैम्प प्रोग्राम के अंदर वो है MSME गिफ्ट स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होगा, गिफ्ट स्कीम में क्या होगा, अडॉप्टिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। ठीक है, तो जो MSMEs है, जो छोटे लघु उद्योग है, वो अगर कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उनको उसमें से जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, उनको क्रेडिट सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, क्रेडिट गारंटी की सपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, किसमें, गिफ्ट स्कीम में। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ठीक है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, GI से क्या है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ठीक है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा कि कोई भी ग्रीन टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट की जाती है किसी भी MSME द्वारा तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा और क्रेडिट गारंटी का सपोर्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो एक सब स्कीम ये हो गई। ठीक है, रैम्प की हम लोग ने बात की है, रैम्प में 3 सब स्कीम आई हैं। ठीक है, 3 सब स्कीम आई है। पहली कौन सी स्कीम थी, पहली गिफ्ट स्कीम है। ठीक है, गिफ्ट स्कीम है। ठीक है, पहले गिफ्ट स्कीम है। गिफ्ट स्कीम में क्या है, ये जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में जो है क्रेडिट सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में। ठीक है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ठीक है, ये स्कीम हो गई। दूसरी स्कीम कौन सी है, दूसरी स्कीम है हमारी MSME स्पाइस स्कीम। ठीक है, स्पाइस स्कीम। ठीक है, ये पहली ऐसी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई चीज़ बनी है और जब वो डिस्कार्ड की जाएगी तो उससे चीज़ें निकाल के मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसमें सिलिकॉन यूज़ हुआ है, उसमें टाइटेनियम यूज़ हुआ है, उसमें प्लास्टिक्स यूज़ हुई हैं, फिर जब एंड ऑफ द लाइफ आ गई इसकी, ये ख़त्म होने वाला हो गया, तो इसके अंदर जो टाइटेनियम यूज़ हुआ था, सिलिकॉन यूज़ हुआ था, प्लास्टिक यूज़ हुई थी, उसको निकाल के क्या किया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा और फिर किसी प्रोडक्ट में वो यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इकोलॉजिकली कंजर्वेशन टाइप का एक स्कीम इकोनॉमी है जिसमें क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट्स के एंड ऑफ द लाइफ रीच होगी तब क्या उसमें जो भी ऐसे मटेरियल्स यूज़ हुए हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है तो उनको रिसाइकिल किया जाएगा। इसी को सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो रिसाइकलर्स हैं उनको भी जो है एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी रिसाइकल्स और जो इकोनॉमिकली इनको इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा और जो इकोलॉजिकली है मतलब इन्वायरमेंटली भी ये सस्टेनेबल चीज़ें होंगी कि बार बार डिस्कार्ड करके इनको इधर उधर फेंक नहीं दिया जा रहा है बल्कि इनका यूज़ किया जा रहा है। तो ये हो गई सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो स्पाइस स्कीम जो है सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोग ने ये हमारा ये UAE कंसेंसस में इंडिया ने बोला है कि ज़ीरो एमिशंस बाई 2070। ठीक है, UAE कंसेंसस से पहले भी हम लोग ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो MSME सेक्टर है वहाँ पे ज़ीरो एमिशन की तरफ वो बढ़ेगा। कब तक ये अचीव करना है, तो ये 2070 तक ये अचीव करना है। इसके लिए स्पाइस स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके लिए MSC स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों में अगर कोई डिलेड पेमेंट है तो वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा ये 3 स्कीम्स आई हैं। ठीक है, हम लोग एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि अगर एग्जाम्स में इससे अगर कुछ पूछा जाता है तो हम लोग को बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है और एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ इसको
बता देना है एग्जाम को कि हम लोग को सब अच्छे से पढ़ा है हम लोग ने, हम लोग को सब आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, रैम्प प्रोग्राम है। ठीक है, ये याद रखिएगा, रैम्प प्रोग्राम किसका है, तो रैम्प प्रोग्राम है MSME का। ठीक है, MSME का है। इसमें 3 सब स्कीम कौन कौन सी है, तो पहली तो है गिफ्ट। ठीक है, इसमें क्या गिफ्ट करेंगे, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी गिफ्ट करना है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी गिफ्ट करना है। ठीक है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी अगर कोई अडॉप्ट करेगा, कोई भी MSME अडॉप्ट करेगी तो उसको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, एक लाइन में इसका मतलब यही है। दूसरी स्कीम है स्पाइस प्रोग्राम। ठीक है, स्पाइस प्रोग्राम। ठीक है, स्पाइस प्रोग्राम इसमें क्या है, इसमें सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए जो है क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो नई स्कीम आई है वो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स। ठीक है, कहीं पे भी कोई डिलेड पेमेंट होती है तो उसको डील किया जाएगा थ्रू MSME स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड डिलेड पेमेंट्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। MSME गिफ्ट स्कीम और MSME स्पाइस स्कीम की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो ऑब्वियसली SIDBI होगी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SIDBI होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने रैम्प प्रोग्राम की जो 3 सब स्कीम्स थी वो देख ली। ठीक है, अब हम लोग रैम्प प्रोग्राम के बारे में देखते हैं, ताकि जो हमारा कंटेम्प्रेरी चीज़ है, जो करंट चीज़ है, वो तो हम लोग ने यहाँ पे कवर कर ली, पर रैम्प प्रोग्राम को भी कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक से कुछ पूछते हैं, कुछ स्टैटिक से पूछते हैं, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। इसलिए रैम्प प्रोग्राम के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रैम्प स्कीम से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है, हाउ इज द रैम्प स्कीम फंडेड। रैम्प स्कीम जो है फंड कैसे दी जाती, कैसे की जाती है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, सेकंड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक से, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से, और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि रैम्प स्कीम जो है कौन फंड करता है। तो साथियों इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो जो रैम्प स्कीम है ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 वर्ड है, एक तो वर्ल्ड बैंक और दूसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है कि अगर जैसे इस स्कीम में मान लीजिए 100 रुपये लगने हैं, 100 रुपये लगने हैं, तो पूरा का पूरा 100 रुपये जो भार वहन करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, अगर यही स्पॉन्सर्ड होता तो क्या होता, तो 100 रुपये में 60 रुपये, लगभग 60 रुपये या 75 रुपये या 50 रुपये, कुछ आधा अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती, और उसका आधा अमाउंट मान लीजिए इसमें 40, इसमें 25 और इसमें 50। ठीक है, तो ये जो अमाउंट देती है ये स्टेट गवर्नमेंट देती। ठीक है, तो जब स्पॉन्सर्ड होती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी। तो यहाँ पे हम लोग ने रैम्प स्कीम के बारे में देखा था कि रैम्प स्कीम जो है वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है और सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है। ठीक है, ये क्या करेगी, ये एक्सेस मतलब जो MSMEs हैं उनको मार्केट एक्सेस और क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करने में सरकार की मदद करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा रैम्प स्कीम किससे रिलेटेड है, तो MSME से रिलेटेड है। ठीक है, रैम्प स्कीम देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, MSME। ठीक है, MSME कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और ये कौन सी स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है। ठीक है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है रैम्प स्कीम के लिए, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कब आई थी ये, अराउंड 2019 में आई थी, जब कोविड की वजह से जो है MSMEs ठप हो गए थे, उनको बहुत ही फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही थी, इसकी वजह से रैम्प स्कीम आई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसकी स्कीम है, तो ये MSME की स्कीम है। कौन असिस्ट कर रहा है, कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रही है। कौन सी सेक्टर की मतलब इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, और ये क्या करेगी, ये मार्केट एक्सेस और क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करेगी MSMEs को। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमने पूरा बैकग्राउंड देख लिया, पीछे हम लोग ने देख ही लिया था गिफ्ट स्कीम। ठीक है, गिफ्ट स्कीम, स्पाइस स्कीम। ठीक है, और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR स्कीम, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, जो 3 सब स्कीम्स इसके अंदर लॉन्च हुई हैं अभी हाल ही में, उसको भी हम लोग ने अभी पुरानी वाली स्लाइड में देख लिया था। यहाँ पे हम लोग ने रैम्प स्कीम के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, who has established the task force to examine recommendations of independent expert group regarding reform of multilateral development banks। ठीक है, तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को रिफॉर्म करने के लिए किस
किस इंस्टीट्यूशन या किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप के रिकमेंडेशंस के लिए टास्क फोर्स बनाई है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को लेकर। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने उस रिकमेंडेशंस को स्टडी करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए टास्क फोर्स सेटअप की है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि किसने जो है टास्क फोर्स सेटअप किया है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप के रिकमेंडेशंस को स्टडी करने के लिए, ठीक है। आपके ऑप्शंस ये थे, और इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसका सही आंसर है, जो कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप की जो रिकमेंडेशन है उनको एग्जामिन करेगा, ठीक है। क्या करेगा? जो भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप की रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, उनको ये स्टडी करेगा, ठीक है। अब मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स कौन कौन से होते हैं? तो वो बैंक्स होते हैं जो आपस में मिलके क्या करते हैं, आपस में मिलके सपोर्ट करते हैं। मतलब ये इसमें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स में जो कंट्रीज होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज भी होती हैं और डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। ये लोग आपस में मिलके क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं आपको पता है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक? सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक ही है एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसकी जैसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है, इसकी एक विंग है ना यूएनडीपी हो गई, ठीक है, यूएनडीपी हो गई, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, आईएफसी हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये सब सारी, ये भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक तो है ही है। तो ये सब सारे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है। पर किसने स्टडी करने के लिए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप की रिकमेंडेशन स्टडी करने के लिए टास्क फोर्स एग्जाम सेटअप की है? तो वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने की है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किसने की है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने ये स्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज एस्टैब्लिश्ड अ टास्क फोर्स टू एग्जामिन रिकमेंडेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप रिगार्डिंग रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। इनको रिफॉर्म करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इनमें कई प्रेजुडिसेस हैं, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये खाली उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं जो इनके मतलब पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करता है। इन्होंने जैसे अफ्रीका में बहुत कम काम किया है, ठीक है, अफ्रीका में एकदम असिस्टेंस नहीं दिया है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को अगर असिस्टेंस दिया है, जैसे अगर आप जानते होंगे वाशिंगटन कंसेंसस एक चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये खाली डेवलप्ड कंट्रीज़ के पॉलिटिकल एजेंडा और इकोनॉमिक एजेंडा को सूट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ये मल्टीलैटरल वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये सब ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जो इनके पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनके इकोनॉमिक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे रिफॉर्म होने की बात हो रही है कि जिस कंट्री को उनकी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, उनके संदर्भ के अनुसार, वो किस कंट्री में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या कैसे चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस किस तरह की चाहिए, उस तरीके से दिया जाए, ना कि जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप चाहता है या आईएमएफ चाहता है, ठीक है। तो इसलिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, ठीक है। और इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन के लिए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था। तो किसने बनाया है? तो वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने बनाया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वेयर डिड एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023 टेक प्लेस, ठीक है। तो एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, आपको ये बताना है। इससे रिलेटेड हम लोग ने 2-3 दिन पहले एक बात की थी कि वहाँ पे समर नाम की एक जो है वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था समर का। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके 2-3 दिन पहले का वीडियो है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे हमने ट्रिक के माध्यम से पूरा समझाया है कि समर क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है IAF बेस वायु शक्ति राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है नेवल एयर स्टेशन हंसा गोवा, और लास्ट ऑप्शन है आर्मी बेस कैंप पैंगोंग लद्दाख, ठीक है। तो इन चारों में से अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ पे आयोजित की गई थी, आपको ये बताना था, ठीक है। और इसका सही आंसर है एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए, ठीक है।
तो एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति जो है 2023 वो कहाँ हुई थी, तो वहाँ वो सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, आकाश वेपन सिस्टम को क्या किया गया था, अनवील किया गया था। और आकाश सिस्टम ने क्या किया था कि एक ही बार में सिंगल टारगेट में 4 एयर टारगेट्स को एंगेज किया था। ठीक है, मेकिंग इंडिया फर्स्ट कंट्री टू डू सो। ठीक है, तो जो आकाश सिस्टम था इसने न्यूट्रलाइज किया था 4 एरियल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली इन सिंगल फायरिंग यूनिट, मेकिंग इंडिया फर्स्ट कंट्री टू डू सो। ठीक है, तो आकाश सिस्टम जो था बहुत ही वहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने सिंगल फायरिंग से ही ये 4 एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था। वो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था इस चीज़ का। ठीक है, तो ये इंडिया करने वाली पहली ऐसी कंट्री थी कि एक ही सिंगल फायरिंग शॉट से 4 एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। ठीक है, और ये किसने किया था, तो ये इसने किया था, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने किया था, जिसका नाम था समर। ठीक है, जिसका नाम था ये समर। ठीक है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। ठीक है, ठीक है, इसका भी सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग हुई थी, किसकी, समर की। ठीक है, आकाश वेपन सिस्टम की भी और समर की भी। ठीक है, आकाश सिस्टम ने क्या किया था, आकाश में 4 टारगेट थे उनको न्यूट्रलाइज किया था। और समर क्या है, तो ये मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और अस्त्र शक्ति कहाँ हुई थी, तो ए से अस्त्र शक्ति और ए से ही आंध्र प्रदेश। ठीक है, सूर्यलंका आंध्र प्रदेश एयरफोर्स स्टेशन में ये ऑर्गेनाइज किया गया था एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या क्या हुआ था, अस्त्र शक्ति में 2 महत्वपूर्ण अस्त्र का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, उनका क्या नाम है, आकाश एयर मिसाइल सिस्टम, आकाश और समर। ठीक है, आकाश और समर। आकाश ने क्या किया था, तो आकाश ने 4 एरियल टारगेट्स को आकाश में न्यूट्रलाइज ही कर दिया था। और समर जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज डिजिटल DGELV रिसेंटली लॉन्च्ड। ठीक है, तो DGELV जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है वो क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन वेरिफिकेशन सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, थर्ड ऑप्शन है डिजिटल एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लाइसेंस, और लास्ट ऑप्शन है डिजिटल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन वेरिफिकेशन। ठीक है, इन चारों में से डिजिटल ELV क्या है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंड ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए आपके पास कोई कार है, ठीक है, आपने वो कार 15 साल यूज़ की, अब उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, तो आप उसको कबाड़ में नहीं, मतलब कबाड़ में बेच देते हैं या स्क्रैप में बेच देते हैं। तो स्क्रैप में यहाँ क्या होगा कि अगर आप इसको स्क्रैप में देंगे तो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिल जाएगा जिसको आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। तो DGELV इसी के लिए आया है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने सर्कुलर इकोनॉमी की बात की थी, तो उसी सर्कुलर मार्केट को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये कार है, ठीक है, कार कोई स्क्रैप में दे दिया गया, बंगार वाले को दे दिया गया, तो वो क्या करेगा, वो उसमें से मान लीजिए प्लास्टिक कवर्स है वो निकाल लेगा, स्टील यूज़ हुई है वो निकाल लेगा, कोई और इक्विपमेंट यूज़ हुआ है वो निकाल लेगा, ग्लास निकाल लेगा। तो इनको इंडिविजुअली निकाल निकाल के रिसाइकिल किया जाएगा और कहीं और यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, ताकि ये इसका स्क्रैप जो है वो वेल यूज्ड हो जाए। ठीक है, इसलिए ये आई है स्कीम। क्या नाम है इसका, स्कीम क्या है, मतलब एक इनिशिएटिव है। किसकी इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। ठीक है, याद रखिएगा किसकी इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की डिजिटल ELV। ठीक है, एन ऑथराइज्ड एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। ठीक है, ELV एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी सर्कुलर इकोनॉमी है, रिसाइकलिंग इकोनॉमी है, उसको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, जैसे ही लाइफ कार्स की व्हीकल्स की लाइफ खत्म होगी तो उनको स्क्रैप में दे दिया जाएगा, और स्क्रैप में क्या होगा, उनके एसेंशियल पार्ट्स निकाल लिए जाएंगे या ऐसे पार्ट्स निकाल लिए जाएंगे जो कि रिसाइकिल होकर रीयूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके अगर आप कोई कार जमा करेंगे उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा। ठीक है, और जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, डिजिटल ELV। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, थीम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे का जो सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर 2023 को, उसकी थीम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 18 दिसंबर 2023। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है माइग्रेंट्स बिल्डिंग टुमारोज वर्ल्ड,
सेकेंड ऑप्शन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, माइग्रेंट्स इम्पैक्ट। थर्ड ऑप्शन है एक्ट टुडे। और लास्ट ऑप्शन है जर्नी ऑफ होप, माइग्रेंट्स रेजिलियंस। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की जो थीम है वो क्या है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्ट टुडे। ठीक है, एक्ट टुडे जो है थीम है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को जो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद बहुत छोटी सी थीम दिखी है, नहीं तो आजकल तो इतनी लंबी लंबी थीम्स दिख जाती हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की थीम क्या है, एक्ट टुडे। ठीक है, एक्ट टुडे जो है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की थीम है। ठीक है साथियों, इजी है, आपको याद हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे माइनॉरिटीज़ राइट्स डे से रिलेटेड। तो आपको बताना है माइनॉरिटीज़ राइट्स डे की थीम क्या है, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर 2023 को। अभी हम लोग ने पीछे देखा था माइग्रेंट्स डे के लिए एक्ट टुडे थीम थी, और आपको ये बताना है माइनॉरिटीज़ राइट्स डे के लिए क्या थीम है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अपहोल्डिंग इक्वालिटी अ डिकेड ऑफ प्रोग्रेस। सेकेंड ऑप्शन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एम्पावरिंग माइनॉरिटीज़। थर्ड ऑप्शन है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और लास्ट ऑप्शन है एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इन चारों में माइनॉरिटी राइट्स डे की जो थीम है वो क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, अरे ऑप्शन आपने देख लिए, और इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, सेलिब्रेटिंग यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ को जो सेलिब्रेट करना है, उनकी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, और इनको इंक्लूसिव फील कराना है। माइनॉरिटी राइट्स डे की यही थीम है। ठीक है, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आपको बताना है हु वन FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट 2023 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एनुअल स्टार हॉकी स्टार अवार्ड्स। ठीक है, तो मेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने किसको दिया है, आपको ये बताना है। ठीक है, हॉकी में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सतेंद्र पुनिया, सेकेंड ऑप्शन है रुपिंदर पाल सिंह, थर्ड ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, और लास्ट ऑप्शन है हार्दिक सिंह। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन मेंस ऑफ द प्लेयर का, किसने मैन ऑफ द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, किसमें, हॉकी में। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा हार्दिक सिंह। ठीक है, हार्दिक सिंह और सविता पुनिया जी ने इंटरनेशनल मतलब मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रिस्पेक्टिवली अवार्ड जीता है। ठीक है, किसने किसने, हार्दिक सिंह ने, इंडिया के हार्दिक सिंह ने, और इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन सविता पुनिया जी ने ये जीता है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एंड विमेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सविता पुनिया को किसके लिए मिला है, गोल कीपर के लिए मिला है, और हार्दिक सिंह को किसके लिए मिला है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, हॉकी, ठीक है, हॉकी की स्टिक जो होती है वो हार्ड होती है ना, हॉकी की स्टिक जो होती है जिससे खेलते हैं हॉकी, वो हार्ड होती है, तो याद रखिएगा हार्दिक सिंह। ठीक है, हार्दिक सिंह ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, और गोल कीपर जो है सविता पुनिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे सब गोल रोके हैं। ठीक है, सब गोल रोके हैं। ठीक है, सब गोल रोके हैं। ठीक है, हॉकी में क्या किए, सब गोल रोके हैं। ठीक है, सब गोल रोके हैं, सबसे याद रखिएगा सविता पुनिया। ठीक है, सविता पुनिया। ठीक है, इनको गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, हॉकी में मेंस प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, क्योंकि जो हॉकी में स्टिक होती है वो हार्ड होती है, इसलिए मेन प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, हार्दिक सिंह को। ठीक है, हार्दिक सिंह को अवार्ड मिला है किसका, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का हॉकी में। ठीक है, क्योंकि हॉकी स्टिक हार्ड होती है। ठीक है, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। और गोलकीपर के लिए किसको मिला है, तो सब गोल रोके गए हैं। ठीक है, सब गोल रोके गए हैं। ठीक है, सब गोल रोके गए हैं, सबसे याद रखिएगा सविता पुनिया। ठीक है, सबसे क्या याद रखेंगे, सविता पुनिया। ठीक है, सविता पुनिया। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट MCQ है साथियों आपके सामने, अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म SOIC.in विच स्टेट हैज़ इमर्ज एज लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। तो SOIC एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, उनके अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के समक्ष उभर के आया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैंडल करता है या है जिसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका, और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है इंडिया में, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है
महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की जो है इकॉनमी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये इंडिया के जीडीपी में अराउंड 15% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 15%, 15 क्या लगभग 16%, 15.7%, जो कि राउंड ऑफ होके 16% हो गया, तो वो इंडिया की जीडीपी में 16% कंट्रीब्यूट करता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो 16% महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में, जिसके हिसाब से महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली राज्य है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो कि 9.2 कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में, ठीक है, जिसका शेयर है 9.2%, ठीक है। तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, जिसका शेयर है 9.1%, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं, याद रखिएगा मौत आ जाती है जीडीपी कैलकुलेट करने में, ठीक है। मौत आ जाती है जीडीपी कैलकुलेट करने में, ठीक है। जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने में मौत आ जाती है, ठीक है, ठीक है। एमए से क्या है? एमए से रखिएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं हो सकता क्योंकि छोटा है, ठीक है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, ठीक है। ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो लगभग 16% कंट्रीब्यूट करता है। यू से उत्तर प्रदेश, कंफ्यूज ना होइएगा उत्तराखंड से, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 9.2। और टी तमिलनाडु, कंफ्यूज मत होइएगा त्रिपुरा से, ठीक है, या तेलंगाना से। याद रखिएगा तमिलनाडु, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो 9.1% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मौत आ जाती है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने में, ठीक है। मौत आ जाती है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने में, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपके सामने, ठीक है। एमए से याद रखेंगे महाराष्ट्र नंबर 1 पे है विद 15.7% कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज जीडीपी। सेकंड पे कौन है? उत्तर प्रदेश है, इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? इनका 9.2% है, ठीक है। फिर तमिलनाडु है, इनका कितना है? 9.1, ठीक है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंडियन नेवल शिप रिसीव्ड ओरिजिनल वीर चक्र मेडल अवॉर्डेड टू लेस वाइट एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी, ठीक है। तो आपको बताना है वीर चक्र किसको दिया गया है, ये बताना है आपको, ठीक है। वीर चक्र अवार्ड जो है किस इंडियन नेवल शिप और किन पर्सनैलिटी को दिया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। और आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है INS विक्रमादित्य, सेकेंड ऑप्शन है INS विराट, थर्ड ऑप्शन है INS शिवाजी, और लास्ट ऑप्शन है INS चक्र, ठीक है। तो इन चारों में से किसको वीर चक्र का अवार्ड मिला है, ठीक है। वीर चक्र मेडल जो है किसको मिला है? तो साथियों इसका सही आंसर है INS शिवाजी, ठीक है। INS शिवाजी को वीर चक्र मेडल का अवार्ड मिला है, और इसको किसको दिया गया है? एडमिरल या वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी साहब को, ठीक है। पॉस्ट्यूमसली दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस एक्शन के लिए? तो गैलेंट एक्शन ड्यूरिंग 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है। 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर था, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बन गया था, उसमें बहुत वीरता का प्रदर्शन करने के लिए बिनॉय रॉय चौधरी को क्या दिया गया था? वीर चक्र का अवार्ड दिया गया है, वीर चक्र मेडल का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ वो किसको डील कर रहे थे, किसको लीड कर रहे थे? तो INS शिवाजी को, ठीक है। तो शिवाजी को भी ये अवार्ड दिया गया है, वीर चक्र मेडल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वीर चक्र किसको मिला है, तो याद रखिएगा वीर चक्र में C से चक्र है ना, C से चक्र है और C से ही चौधरी है, ठीक है। C से चक्र है और C से चौधरी है, ठीक है। तो C से चक्र है, C से चौधरी है, तो बिनॉय रॉय चौधरी साहब को, जो कि लेट वाइस एडमिरल साहब थे, उनको ये वीर चक्र का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और शिप में किसको दिया गया है? तो INS शिवाजी को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा INS शिवाजी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु वॉज ऑनर्ड विद भूटान्स नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल बाय भूटान गवर्नमेंट। तो भूटान गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट किस पर्सनैलिटी को ये अवार्ड दिया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पूनम खेत्रपाल सिंह, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, ये 1975 के IAS ऑफिसर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर टेड्रोस अधोनम घेब्रियस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर एंथनी फॉसी, ठीक है। इन चारों में से किसको भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर है पूनम खेत्रपाल सिंह, ऑप्शन ए, ठीक है। तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को ये अवार्ड दिया गया है किसकी तरफ से? भूटान गवर्नमेंट की तरफ से। क्या अवार्ड दिया गया है? भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको दिया गया है? तो पूनम खेत्रपाल सिंह को दिया गया है, ठीक है। पूनम खेत्रपाल सिंह को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है साथियों। ये 1975 की IAS ऑफिसर है, ठीक है। और ये अभी रीजनल डायरेक्टर है WHO साउथ ईस्ट एशिया की, ठीक है। याद रखिएगा डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को ये
अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। कौन सा अवार्ड है? ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय भूटान गवर्नमेंट। ठीक है, भूटान गवर्नमेंट ने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों, यहाँ से हम लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल अफेयर्स डील करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी बैंकिंग और फाइनेंशियल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट नहीं है, तो यहाँ वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले सारे करंट अफेयर्स जो है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेशंस में होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने बैंकिंग और फाइनेंशियल अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ किस इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है? ठीक है, बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप क्या है? कोई भी बैंक अगर किसी अलग इंस्टीट्यूशन का इंश्योरेंस सपोर्ट करते हैं, इंश्योरेंस सेल करते हैं, तो उसको बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, तो बैंक प्लस इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपको ये बताना है IDFC फर्स्ट बैंक ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड ऑप्शन है SBI लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, और लास्ट ऑप्शन है LIC। ठीक है, इन चारों में से किसके साथ IDFC ने बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ किसने पार्टनरशिप की है? तो IDFC के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? याद रखना है, अब ID दिखाओ बैंक का इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, अब ID दिखाओ बैंक का इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, अब ID दिखाओ बैंक का इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, अब से क्या याद रखेंगे? AB मतलब आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ID क्या है? IDBI नहीं है, IDFC फर्स्ट बैंक है, और बैंक का इंश्योरेंस मतलब इन दोनों के बीच बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, ट्रिक याद रखिएगा ये वाली। अब ID दिखाओ बैंक का इंश्योरेंस के लिए। अब से क्या है? AB से क्या है? आदित्य बिरला सन लाइफ, ID से क्या है? IDFC फर्स्ट बैंक, और बैंक का इंश्योरेंस से क्या है? तो इन दोनों के बीच बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप हुई है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच बैंक साइंड कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑन 19 दिसंबर 2023। ठीक है, तो आपको बताना है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है? किसके साथ? HDFC के साथ। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ICICI बैंक ने, सेकेंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, थर्ड ऑप्शन है कारूर वैश्य बैंक लिमिटेड ने KVB, और लास्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कारूर वैश्य बैंक लिमिटेड ने ये साइन किया है कॉर्पोरेट एजेंसी किसके साथ? HDFC के साथ। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको? HD, ठीक है, HD में करें, HD में करूँ कॉर्पोरेट एजेंसी से एग्रीमेंट। ठीक है, HD में करूँ कॉर्पोरेट एजेंसी से एग्रीमेंट। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखिएगा, HD में करूँ कॉर्पोरेट एजेंसी से एग्रीमेंट। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एजेंसी मतलब कॉर्पोरेट एजेंसी वाला एग्रीमेंट साइन हुआ है। करूँ से क्या है? करूर वैश्य बैंक, और HD से क्या है? HDFC बैंक। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। HD में करूँ कॉर्पोरेट एजेंसी वाला एग्रीमेंट। ठीक है, HD में करूँ
कॉर्पोरेट एजेंसी वाला एग्रीमेंट, ठीक है। एचडी में करूँ, एचडी क्या है, एचडीएफसी बैंक है। करूँ क्या है, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड है। इनके साथ आपस में किसके लिए पार्टनरशिप हुई है, तो कॉर्पोरेट एजेंसी के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है कि किस कंपनी ने, जो कि पीतमपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क ज्वाइन किया है, ठीक है। विच कंपनी इन पीतमपुर मध्य प्रदेश रिसेंटली ज्वाइन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एसोसिएटेड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है एसीजी एसोसिएटेड कैप्सूल्स प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है फार्माटेक इनोवेशंस, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने मध्य कैप्सूल्स लिमिटेड, ठीक है। तो इन चारों में से किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क ज्वाइन किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन बी एसीजी एसोसिएटेड कैप्सूल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क ज्वाइन किया है एज फैक्ट्री लाइट हाउस, ठीक है। तो याद रखिएगा एसीजी कैप्सूल्स, ठीक है, एसीजी कैप्सूल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कैप्सूल में लाइट जलती है, ठीक है। कैप्सूल में क्या होता है, लाइट जलती है, ठीक है। कैप्सूल में लाइट जलती है, ठीक है। कैप्सूल से क्या याद रखेंगे, एसीजी कैप्सूल्स हैं, जिन्होंने क्या ज्वाइन किया है, लाइट हाउस नेटवर्क, ठीक है। कैप्सूल में लाइट जलती है, तो लाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट हाउस नेटवर्क, ठीक है, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। और वो किसका है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा हाँ, ये भी बताना है आपको कि कैप्सूल के मध्य में लाइट जल रही है, ठीक है। कैप्सूल के मध्य में लाइट जल रही है, ठीक है। कैप्सूल के मध्य में, ठीक है, मध्य में, कैप्सूल के मध्य में क्या हो रहा है, लाइट जल रही है, ठीक है। कैप्सूल के मध्य में लाइट जल रही है, ठीक है। कैप्सूल से क्या है, एसीजी कैप्सूल से, मध्य क्या है, मध्य प्रदेश में है ये स्थित, और लाइट से क्या है, लाइट हाउस नेटवर्क को ये ज्वाइन किया है, ठीक है। किसने, एसीजी कैप्सूल्स ने, ठीक है। पूरी ट्रिक याद रखिएगा कि कैप्सूल के मध्य में लाइट जल रही है, ठीक है। कैप्सूल के मध्य में लाइट जल रही है। कैप्सूल से क्या है, एसीजी एसोसिएटेड कैप्सूल्स है। मध्य में क्या है, मध्य से है मध्य प्रदेश में है ये एसीजी कैप्सूल्स, और लाइट से क्या है, लाइट हाउस नेटवर्क को ज्वाइन किया है, ठीक है। किसका नेटवर्क है ये, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नेटवर्क है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मच हैज़ LIC इंक्रीज द ग्रेचुइटी अमाउंट फॉर इट्स एजेंट्स। तो LIC के एजेंट्स के लिए ग्रेचुइटी लिमिट क्या बढ़ा के कर दी गई है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 2 लाख, थर्ड ऑप्शन है 3 लाख, और लास्ट ऑप्शन है 5 लाख। तो LIC एजेंट्स को अब कितनी ग्रेचुइटी मिलेगी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है साथियों 5 लाख, ठीक है, 5 लाख। ये 2 लाख गलत है, ये 5 लाख सही ऑप्शन है, ठीक है। ये गलत है, ये 5 लाख सही ऑप्शन है, ठीक है। तो LIC कॉर्पोरेशन ने, मतलब LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंक्रीज़ कर दिया है ग्रेचुइटी लिमिट फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख, ठीक है। तो पहले 3 लाख थी, अब 5 लाख कर दी गई है बढ़ा के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 3 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है, ठीक है। दीज रेगुलेशंस विल बी कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2023, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे इसको, याद करने का एक छोटा सा तरीका है, ठीक है, AGENT, ठीक है। LIC एजेंट की बात हो रही है ना, एजेंट की बात हो रही है, एजेंट में है 5 लेटर, तो जो इनको ग्रेचुइटी मिलेगी वो भी 5 में होगी, तो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख। ये छोटा सा हैक है, वैसे तो आपको याद ही हो जाएगा। और इसके पहले याद रखिएगा कि पहले लिमिट क्या थी, पहले लिमिट जो थी वो थी 3 लाख रुपए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे ट्रिक समझ में आ गई होगी।